नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और नाम देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बाजार करेक्शन अच्छा है। मैंने ये नाम बहुत सोच के रखा है। मैंने इसलिए रखा है कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा मार्केट लगता है अरे रुक गया, अब यहाँ से नीचे जाएगा, 10-20 पॉइंट नीचे आ गया, 50 पॉइंट, तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन वो बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, इसलिए मैंने इसका नाम बहुत सोच के रखा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी वीकेंड शोज़ में हम लोगों ने कम से कम 2.5-3 महीने पहले एक शो किया था जिसका नाम हमने रखा था बॉटम। और वाकई वो शायद दिन था जिसके बाद मार्केट ने उस लेवल को नहीं देखा है और लगातार वहाँ से ऊपर गया है। आप देखिए, बैंक निफ्टी ने तो हाई बना ही दिया है, निफ्टी बिल्कुल उसके करीब खड़ा हुआ है। और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे, कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई वीकनेस है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रक्चरल तेज़ी की एक स्थिति बन रही है। इसके बहुत सारे एंटीथेसिस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट में ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे जंक्चर पे खड़ा हुआ और पूरी दुनिया से अलग रास्ता उसने अपना लिया है। तो इसी पे आज बातचीत करेंगे कि मार्केट में अगर बाजार में सब कुछ चंगा है, जो हमारा ऑन द शो का पहला है, तो फिर किस बात का पंगा है ना? सही है ना? नाम सही कि नहीं? दूसरा टॉपिक हमने जो रखा है, आज हमने 2 रखे हैं सिर्फ, कि मौके पे चौका, कि मौका मिल रहा है तो चौका मारने का है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सेकंड सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम ओपन नहीं करेंगे, वरना आप लोग क्या ना एक ही जवाब में सब दे देते हैं। तो हमने कहा दोनों बहुत ही गोपनीय रखने चाहिए। बाजार में सब चंगा, फिर किस बात का पंगा, और मौके पर चौका, इसी पे आज चर्चा होगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आज हम जिस तरह की बातचीत करेंगे, जो आपके सामने नंबर्स डेटा रखेंगे, आप उससे कन्विंस हो जाएंगे कि इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी बहुत ही राइट ट्रैक पे है। और लेटेस्ट आपने रिपोर्ट्स जेफरीज की और मॉर्गन स्टैनली की तो डेफिनेटली पढ़ ही ली होंगी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, 3 मेहमान हमारे साथ हैं। अभय अग्रवाल जी, पाइपर सेरिका के फाउंडर, स्टूडियो मेरे साथ। अभिषेक अग्रवाल जी, रॉकस्टार कैपिटल के फाउंडर, मेरे साथ स्टूडियो में। और पंकज जैन जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो SW कैपिटल के डायरेक्टर और इस समय बहुत गहन चिंतन में लगे हुए हैं। कुछ हमें विशेष बात आज बताएंगे। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड शो में। तो जैसा कि हमने नाम इसका रखा है कि सब कुछ चंगा है, फिर किस बात का पंगा है, तो क्या चंगा है पहले हम लोग इस पे बता दूं मैं आपको। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो आपको बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिखेंगे जो बहुत कन्विंसिंग हैं। पहले तो FI की बात कर लेते हैं, जो मार्केट में लगातार मार्च से अगर आप डेटा देखेंगे तो नेट बायर है और इस समय तक टोटल लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बाइंग हो चुकी है। किसी को पता नहीं चला, हल्के हल्के उन्होंने 60,000 करोड़ का माल अंदर कर लिया है। और केवल एक सेक्टर का मैं जिक्र करूं कि 10,000 करोड़ के IT शेयर तो म्यूचुअल फंड ने अंदर कर लिए हैं, धीरे से, एकदम पता नहीं चला स्टॉक अभी वहीं पे खड़े हुए हैं। तो ये नंबर से कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि वो लौट के आए हैं और उन्होंने अच्छी बाइंग की है। दूसरा नंबर आपका जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसको लेके बहुत चिंता करते हैं, वो GDP था। GDP में अपग्रेड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। Q4 के नंबर देखिए, वो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे बेटर आए हैं। एनुअलाइज नंबर भी 0.1% बेटर आया है। और ये होप की जा रही है कि जो इस वक्त आप GST का नंबर देखिए, PMI का नंबर देखिए, फॉरेक्स रिजर्व देखिए, क्रूड देखिए, आप सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल और बेहतर जाने वाला है। और इन्फ्लेशन भी 4.7 पे, जो काफ़ी लोएस्ट पे है और बहुत कंफर्ट दे रहा होगा RBI को। तो ये सारे नंबर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में खड़े हुए हैं और हमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खजाना भी काफ़ी बड़ा, अगर करेंसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम करेंगे। 2 नंबर मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक जो कैपेक्स की बात करते हैं, जिससे इकोनॉमी का मोमेंटम बनता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज है। भारत सरकार का आपने बजट में सुना ही होगा, 10 लाख करोड़, उन्होंने 37% की ग्रोथ के साथ नंबर अनाउंस किया था। प्राइवेट कैपेक्स का नंबर भी 25 लाख करोड़ का है। ये बहुत ही बड़े नंबर हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि जो देश भर में जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज चल रही हैं, वो जो उनका एक नियर ऑप्टिमम लेवल होता है वहाँ तक पहुँच गई। 73-75 के ऊपर जब जाने लगते हैं तो आदमी फिर नई फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचने लगता है। तो वो भी अगर ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है तो आपकी इकॉनमी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत पायदान और खम्भों पे आलंबित है। तो इसी पे हम बातचीत करना चाहते हैं। इतनी तारीफ कर दी, सब ठीक है क्या?
नहीं, मुझे तो लगता है आपने कम ही तारीफ करी जितनी और करनी चाहिए। अच्छा, आप थोड़ी आप करिए फिर। मैं आई थिंक जो जितना हम रिसर्च आप इस बाजार को कैसे अप्रोच करें? इतने सारे अच्छी चीजें हमने बता दी जी, आप कैसे अप्रोच करें? ये हमारा अप्रोच काफ़ी समय से एक ही है। जैसे हम बात करते रहते हैं आवाज़ अड्डा पे भी, आप काफ़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं हर हफ्ते। तो बाजार के बारे में कोई शंका नहीं थी, बल्कि जब बाजार गिरा हमें तो अपॉर्चुनिटी लग रही थी तब भी और अभी भी। और उस समय हम कहते थे कि बाजार का लेवल देख के निफ्टी अगर 16,800 पे आ गया तो सिर्फ इस वजह से कि निफ्टी गिर गया, ये कोई रीज़न नहीं है कि आप डर के बेच के माल निकल जाएं कि हो सकता है और गिरेगा तब मैं ले लूँगा। आई थिंक जिसने उस समय वो किया उसने गलती करी। और अब भी मैं कहूँगा जो अंडर एलोकेटेड है या ये वेट कर रहे हैं कि अब बाजार गिरेगा तब मैं आ जाऊँगा, वो भी गलती कर रहे हैं। तो ये समय है, जैसा डेटा इंप्रूव हो रहा है, वैल्यूएशंस एक रीजनेबल रेंज में है, एफपीआईज की बाइंग है, लिक्विडिटी है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जब आप देखें जनवरी फरवरी मार्च में पार्टिसिपेशन था ही नहीं मार्केट में, एकदम ड्राई मार्केट था। मतलब 10,000 शेयर ट्रेड नहीं होते थे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के, और अब वही स्टॉक्स लाखों शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया है, एफपीआईज का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, फंड्स का। तो हर तरह से मैं देखूं तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ से। अब कोई कहे कि 18,600 के लेवल से अब कितना और दम है मार्केट में, मेरा पर्सनली जो हमारा एनालिसिस है, हमको लगता है कि अगले 12 महीने में 20,000 का टारगेट निफ्टी पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अर्निंग्स इंप्रूव होती रही तो वैल्यूएशंस काफ़ी सेंसिबल रेंज में है, और मुझे लगता है अर्निंग्स अपग्रेड होंगी। जो करंट बिजनेस वेलोसिटी है, जैसे हम लोकल बिजनेसमैन से बात करते हैं, ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सबका धंधा अच्छा चल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है कि मेरे पास, बल्कि वर्किंग कैपिटल भी सबको मिल रही है। क्रेडिट ग्रोथ की आपने बात करी, क्रेडिट ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो काम करना चाह रहे हैं उनको बैंक से पैसा मिल रहा है, एनबीएफसी से पैसा मिल रहा है, ले रहे हैं, धंधा चल रहा है। तो ट्रेड वेलोसिटी अच्छी है, मनी वेलोसिटी अच्छी है, हर तरह से मुझे तो लग रहा है एक पर्पल पैच है जिसको कहते हैं इंडिया के लिए, जिसको इन्वेस्टर को पूरा फायदा उठाना चाहिए इस समय। कोई इसमें डर के या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, वेट करें कि गिरेगा मार्केट तब आ जाए, मुझे लगता है वो एकदम गलती होगी अगर कोई ऐसा। मतलब इंडेक्स को ना देखेंगे, इंडेक्स को ना देखें, स्टॉक्स पे। इंडेक्स तो 50 स्टॉक का है। प्रॉब्लम ये है कि वो इंडेक्स का जो 50 स्टॉक्स है वो 60% मार्केट कैप उसमें घुसा हुआ है, पर उसके बाहर जो है स्टॉक्स, चलिए हजारों में नहीं तो कहें 500-600 स्टॉक्स भी ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है, बॉटम ऑफ साइकिल वैल्यूएशन पे है, 12 से 15 टाइम का पी मल्टीपल है, 20% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं अगले 3 से 5 साल तक, बैलेंस शीट्स क्लीन हैं। तो उस पे अगर इन्वेस्टर्स फोकस करें तो मुझे लगता है कि अगले 3 साल 5 साल में अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। पंकज जी, क्या मार्केट को देखने का जो अप्रोच है आम इन्वेस्टर का, आम एनालिस्ट का, आम लोगों का, उसमें थोड़ा तब्दीली की ज़रूरत है क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब हम ग्लोबल मार्केट के सेटअप की बात करते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैरेटिव्स बनते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे इन्वेस्टर को थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन जैसा कि अभी अभय जी कह रहे हैं कि अगर आपने सही अप्रोच किया मार्केट को तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी पैसे बन सकते हैं, और बन रहे हैं रादर लोगों की। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसी कंपनी में देखिए एक महीने में 80% चली हुई है, एंड देर वेरी गुड क्वालिटी कंपनी। एक का तो मैं नाम ले सकता हूँ, मैं स्टॉक वाइज नहीं, मैंने फेडरल बैंक के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने कहा मैं इंडस्ट्री से अच्छी क्रेडिट ग्रोथ करके ना दिखाऊं तो मेरा नाम बदल देना। आप इतने कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सबसे बढ़िया ग्रोथ करके दिखाऊंगा, और आप अभी भी देख लिया मैंने 25% कॉर्पोरेट ग्रोथ की है लोन की। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या अप्रोच हम लोगों का, आम निवेशक का, थोड़ा गड़बड़ा जाता है और फोमो की फीलिंग हो रही? पंकज जी। बिल्कुल नीरज जी, देखो नीरज जी, इसमें मैं इस तरह कहूंगा कि निवेशक को, इन्वेस्टर को चश्मा बदलना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा मार्केट की तरफ। और नजरिए से मेरा मतलब है ही और शी विल हैव टू लुक बियॉन्ड 18,500 निफ्टी या 62,500 सेंसेक्स या 44,000 बैंक निफ्टी, उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा कि यह 500,000 पॉइंट ऊपर हो गया, नीचे हो गया। एक जो चीज है कि जैसा कि हम हर एक बुलिश मार्केट में, हर एक बुलिश टाइम में जो 2-4 साल चलता है, हम ये देखते हैं कि सेक्टर्स बदल जाते हैं, स्टॉक्स बदल जाते हैं, एंड देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्टॉक सेक्टर्स जो कि बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। अगर हम अभी भी
एक उस दायरे में अटके रहेंगे, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, सन फार्मा, ल्यूपिन, बायोकॉन, सिप्ला, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नेम फ्यू स्टॉक्स विदाउट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव बायस टुवर्ड्स देम, तो शायद आदमी को या इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि माय पोर्टफोलियो हैज डन नथिंग, हम कुछ नहीं कर पाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो रिकवरी हमें पिछले 6-8 महीने में या पिछले 1 साल में जो देखने को मिली है, इट्स अ के शेप रिकवरी। और हम के शेप रिकवरी का मतलब ये है कि कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करें और कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करें। और ये जो के शेप रिकवरी है, बेसिकली इसमें जो देखा जा रहा है कि जो अच्छी कंपनी है, से समथिंग लाइक रिच आर गेटिंग रिचर, एंड मे बी जो एक कभी रूरल इंडिया में अभी हमारे को वो थ्रस्ट देखने को नहीं मिला है। जैसे कि हम ग्लोबली अगर देखेंगे, आप पिछले दिनों शायद कुछ समय के लिए जो लुई विटॉन, जो सबसे महंगे आइटम वर्ल्ड में बनाता है, जो उनके ओनर थे, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दैट शोज कि ये जो के शेप रिकवरी है पूरी ग्लोबली है, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो उस नजरिए को देख के अगर हम बाजार पे चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बन रहा है। जस्ट टू गिव एग्जांपल, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव एग्जांपल, पिछले दिनों हमने देखा जो लार्ज कैप आईटी के जो रिजल्ट्स आए, काफी चैलेंजिंग रिजल्ट थे, और उस ब्रश से जनरली एक थोड़े दिन के लिए सेंटीमेंट हो गया कि आईटी इज आउट ऑफ फेवर, टेक्नोलॉजी इज आउट ऑफ फेवर। दैट वाज नॉट टू बी। अगर आप मिड कैप टेक्नोलॉजी के अच्छे स्टॉक्स देखें, आप बियॉन्ड, आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, उसके नीचे दायरे में जो टॉप के 10-15 मिड कैप कंपनीज हैं, उनमें देखिए तो कंपनीज में 30 से लेकर 70, 80, 90% के रिटर्न आए हैं पिछले 6 महीने में। सो द थिंग इज, यू हैव टू चूज, यू हैव टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट, यू हैव टू बी इन द रेलेवेंट सेक्टर, इन द रेलेवेंट स्टॉक्स, और वो देखने बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप वही पुराने ढर्रे वाले स्टॉक्स में, ढर्रे वाले सेक्टर्स में अटके रहेंगे विदाउट ट्राइंग टू ब्रॉडन योर विजन, ब्रॉडन योर एनवायरमेंट, तो शायद आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ईयर 2022 वाज ईयर ऑफ प्लेटू। आई थिंक कोई बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाया। बट 2023 जबकि एफआईज हैव बीन बैक, गवर्नमेंट बड़ी एग्रेसिव होगी प्री इलेक्शन में, आई थिंक दिस इज टाइम टू मेक मनी। पैसा बना भी है, और जो मिस आउट हो गई, ये ना सोचे कि मैं करेक्शन में नीचे एंटर करूंगा। आई थिंक इट्स स्टिल अ राइट टाइम टू एंटर एंड मेक सम मोर मनी। पंकज जी कह रहे हैं चश्मा बदलने की जरूरत है, तो कौन वाला, दूर की नजर वाला ठीक करना चाहिए, नजदीक वाला? नीरज जी, अभी तो चश्मा आपने पहना हुआ है तो मीडिया की लेंस को बदलने की जरूरत है, मुझे तो लगता है। भगवान, मतलब हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया आपने, तो गजब है। बताइए। देखिए, जैसे अभय जी ने भी पॉइंट मेंशन की स्टार्टिंग में कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मार्केट की जो तेज़ी हम सोच रहे हैं या विचार में आ रही है या देख रहे हैं, वो लार्जली इसलिए आ रहा है बिकॉज कंसोलिडेशन फेज से मुझे लगता है कि मार्केट जो है अब निकल के बाहर आ चुका है। कंसोलिडेशन फेज मुझे लग रहा है कि हम लास्ट, अगर हम जब से रशिया की जो वॉर हुई थी उस पॉइंट से लेके अगर हम जो लास्ट बॉटम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने कुछ ज़्यादा खास कुछ किया नहीं। ये लार्जली ग्लोबल फैक्टर की वजह से था। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया की स्टोरी के अंदर में कहीं पे भी कोई खराबी थी, बट क्योंकि ग्लोबल पैसा आता है तो वहाँ पे अगर एफआईज नेट सेलर होंगे तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट में आना है। अच्छी बात ये थी कि डीआईएस की सपोर्ट थी, इसलिए हमारा करेक्शन इतना स्टीप नहीं हुआ। मगर अब तो डीआई भी सेलर्स नहीं है, तो बट नेचुरली अब पैसा जो एफआई का वापस आ रहा है, तो हमारे मार्केट को अब ऊपर ही जाना है। नीचे जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड सप्लाई वाली बात होती है, तो सप्लाई तो यहाँ पर है ही नहीं, अब आ रहा है डिमांड। तो पहले तो डिमांड सप्लाई के मैट्रिक्स हो गए, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से तो आगे जाना है, बिकॉज कोई मुझे अब नियर टर्म ऐसा कोई चेंज नहीं लग रहा स्ट्रक्चरली, जहाँ पे अब वापस एफआई जो है वापस दिशा बदल लें। दूसरी बात है कि डेटा नेवर लाइज, ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। इंडिया के सेंट्रिक से अगर हम बात करें, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डेटा को हम हर वीक जो एनालाइज करते आ रहे हैं, उस डेटा में आप देखिए सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चरल है। इन्फ्लेशन का नंबर बदलते रहता है महीने से महीने, जीडीपी का नंबर नहीं बदल सकते आप एग्जैक्टली महीने के महीने। सो आप एक बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ की। ऐसे माहौल में भी अगर इंडिया 7% की जीडीपी की ग्रोथ नंबर को अचीव कर रहा है, मुझे लग रहा है सर्टेनली एक मेरिट है हमारी स्टोरी में। सवाल ये आता है बार बार कि रिटर्न क्यों नहीं बनते, तो ये रियलिटी है। लास्ट 10 साल में डॉलर रिटर्न अगर हम बात करें तो सिंगल डिजिट में मार्केट का होगा। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट 10 साल में पैसे नहीं बने। हम स्टोरी तो यहाँ पे इस चैनल पे आके अलग अलग चैनल पे आके बात कर रहे हैं, पैसे कहाँ बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पैसे बन रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आपने अपना व्यू कहाँ बना रखा है, अगर पोर्टफोलियो किस तरफ है।
आप एक जनरल मार्केट को बेंचमार्क नहीं कर सकते। अगर आपको मार्केट को बेंचमार्क करना है तो वही 50 स्टॉक की बात हो रही है, आप एक ETF को ले लीजिए और उसके रिटर्न को आप मैप कर लीजिए। बट मार्केट में तो 2000 स्टॉक्स हैं और 500 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें एक्चुअल में काम होता है जो कि क्रेडिबल्स है। तो वहां पे अगर आपका बास्केट एलोकेटेड है तो सर्टेनली वो नंबर फिर डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। इसलिए चश्मा बदल दो कि ऑप्टिक्स डिपेंड ये करती है कि आपकी पोजीशन कहाँ कैसे बनी है। मार्केट की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ थी वो डेफिनेटली वीक थी। अभी भी अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो वो अपने लास्ट ऑल टाइम हाई से 20% दूर है, बट निफ्टी इज ऑलमोस्ट टचिंग द न्यू ऑल टाइम हाई वेरी सून। सो अंडर प्ले ये है कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, जो हमने इस हफ्ते की जो तेजी देखी है मौके उधर है, वहां पे बहुत बड़ा प्ले है जो मुझे लग रहा है कि दिखना चाहिए। एंड ये इसलिए सस्टेनेबल है बिकॉज जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि बैंक्स की बात करें, बैंक्स का एक्सपोजर इंडिया के इकोनॉमी में 30% प्लस है। अगर 30% प्लस की इकोनॉमी जो फाइनेंशियल से आती है, अगर वो फायर अप नहीं करेगी तो कोई भी तरीके से आप इस कंट्री के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकते, कंपनी सपोर्ट नहीं कर सकती ग्रोथ को लेके, क्रेडिट ग्रोथ को लेके, और आप इवेंचुअली वैल्यूएशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहां पे आप देख रहे हैं कि एक ऐसी बुलिशनेस हमने कंसिस्टेंटली देखी है जो इससे पहले के डिकेड में नहीं देखी है। सेकंड एनपीए का इशू जो कि बिल्कुल मिनिमल होता गया है। अब जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं वहां बहुत ही बेटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, बहुत बेटर आरबीआई के कंट्रोल्स हैं। गवर्नमेंट भी ने जो इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए, सेबी ने जो इनिशिएटिव्स लिए, सबका कलेक्टिव एफर्ट अब हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो अमृत काल की जो बात कर रहे हैं 75 से नाउ नेक्स्ट 25 ईयर्स, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को अब कोई हमें 6 महीने के मार्केट से या 1 साल के मार्केट से देखना चाहिए। अगर कोई भी देख रहा है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट टर्म थिंकर है, और ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को मेरी नज़रों में टूरिस्ट इन्वेस्टर्स कहते हैं। और टूरिस्ट आते हैं और जाते हैं, मगर माहौल मार्केट का बना रहता है। जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेगा वो पैसे बना के ही जाएगा। मेरे खुद के लास्ट 15 साल के अंदर में अगर मैं अपने एक एवरेज पोर्टफोलियो को 15 साल के हिसाब से देखूं तो मुझे तो कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं कोई और एसेट क्लास में अगर पैसे लगाता इतने बनते हैं, मोटा पैसा बनाया। बिल्कुल उनकी बात एकदम ठीक है अभिषेक की। मतलब आप देख लीजिए सबका एनालिसिस, मैं 30 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 93 से किया, तो मैं वापस देखूँ तो मतलब पीरियोडिकली ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मेंस होती है, पर ओवर 30 ईयर पीरियड मतलब इक्विटी पोर्टफोलियो हैज बीटन बाय फार एनी अदर एसेट क्लास। एक्चुअली आप लोग सही कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे बैंक्स के बोर्ड रूम, क्वार्टरली रिजल्ट खत्म हो तो आते रहते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। मुझे एक भी ऐसा बैंकर नहीं मिला जो ये कह दे, मैंने हर तरह सवाल पूछता हूँ मैं, मतलब मेरा तो काम है ना, मैं तो पूछूंगा ही कि कोई टेपर डाउन दिख रहा है कहीं, कोई एग्री हो ही नहीं रहा था मेरे साथ, और ना मेरे को तो कोई वो नहीं दिख रही प्रॉब्लम। चाहे सरकारी बैंक से पूछिए, प्राइवेट से पूछिए, छोटे से पूछिए, बड़े से पूछिए, फेडरल तो मैंने आपको बताई, सब बहुत ज़्यादा बुलिश हैं इसमें कि नहीं क्रेडिट ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हो सकता है आगे 3-4 साल बाद किक इन हो कि एनपीएस बढ़ने शुरू हुई हो, फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही। ये बात आपकी सवाल तो वही आता है फिर कि फिर प्रॉब्लम कहाँ है। हमें मानना नहीं है क्योंकि फैक्ट रिमेन्स कि डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, और वो नंबर्स आप दूसरे सेक्टर्स में भी अगर देखेंगे तो वहाँ डिमांड बहुत ही स्ट्रांग। एक नंबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो नंबर मैं पिछले 3-4 दिनों से अपने हर शोज में शेयर कर रहा हूँ। वो नंबर एक्चुअली बहुत ही रोरिंग नंबर है। पिछले 75 सालों में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो $14 ट्रिलियन में है ना, और ये मैसिव रकम हो गई। लेकिन साल भी 75 है, अमृत काल है। पिछले 9 सालों में $7 ट्रिलियन हमने खर्च किए। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगेगा तो ऑब्वियस है कि ग्रोथ तो दिखेगी ही ना आपको। फिर तो जो भी हम लोग जीडीपी की बात करें, जीडीपी का इंप्रूवमेंट देखिए, अभी जीडीपी नंबर दिखाई स्क्रीन पे आपको, लोगों को थोड़ा ऊपर नीचे के बार दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कोरोना का इम्पैक्ट था, तो आपको कहीं पे बार ऊपर दिखेगा, कहीं पे एकदम नीचे दिखेगा। लेकिन अगर आप Q4 का नंबर 6.1% देखिए और एनुअलाइज 7.2% देखेंगे आप, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं और आपने 6% से ऊपर भी जीडीपी रखा, तो विच इज द वेरी गुड नंबर। इसलिए मार्केट में कोई नरमी कहीं कोई दिख नहीं रही है। यही ठीक थीसिस है। बिल्कुल ठीक बात। मार्केट्स क्या है, जो मार्केट अर्निंग्स को फॉलो करते हैं वो उनके स्लेव होते हैं। कहते हैं मार्केट्स आर स्लेव्स टू अर्निंग्स। अगर अर्निंग ग्रोथ
आपके जीडीपी की रिफ्लेक्ट हो रही है और वो जीडीपी का एक सॉलिड बेस है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ है, प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रहा है, कंजम्पशन स्ट्रांग है, ट्रेड वेलोसिटी है, मनी वेलोसिटी है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हुआ है गवर्नमेंट का, यूपीआई, ओएनडीसी, वो भी तो काउंट करें तो मैं थोड़ा सा टेम्पटेड हो गया हूँ पॉलिटिकल डिबेट करता हूँ ना मैं, तो जो लोग इस शो को देख रहे हैं मैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से स्टेप बैक करके सोचिए। पीडब्ल्यूसी ये कह रहा है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में 90% ट्रांजैक्शन यूपीआई से होंगे रिटेल के। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। ओएनडीसी आने ही वाला है। तो आपने इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, वो डिजिटल में, पेमेंट सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, सड़कों में। वंदे भारत 200 ट्रेन चलनी है, 20 चल चुकी हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मोदी जी एक झंडी दिखाई देते हैं। तो अगर जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि अगर दूरियां नज़दीकियां बन जाएं तो बिजनेस अपने आप बढ़िया होगा ना। बिल्कुल। सड़कें इतनी अच्छी बन गई आज। अच्छा, बहुत दिलचस्प बात आप लोगों को शेयर करता हूँ। मारुति के शशांक श्रीवास्तव जी का मैंने आज इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने पूछा कि आपका जो नंबर आया मई में, उसमें छोटी कार है, जो कॉम्पैक्ट कार आती है ना, जो ऑल्टो ये 6-7 लाख वाली, ये कम बिक रही है धीरे धीरे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, पिछले जब हम एक ज़माना था हम 15.5-16 लाख बेचते थे, अब वो 13.5 लाख है, 2-2.5 लाख 3 लाख कम हुई है। हमने कहा क्यों है? तो बोले कि कॉस्ट बढ़ गई है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, सेफ्टी नॉर्म्स बढ़े, तो उसकी कॉस्ट अपने आप ऊपर गई। तो वो भी 6-6.5 लाख की आती है, K10 1000 सीसी वाली। तो हमने कहा फिर लोग 2 लाख और लगा के 8-9 लाख की थोड़ी उससे बड़ी ले लेंगे, अच्छी लगेगी उनको। दरअसल इसके पीछे फिलॉसफी आप समझिए। जिस देश में हमारे पास अगर एक गाड़ी आ गई और मुझे अब लगता है कि मैं 100-200 किलोमीटर का ट्रेवल करूँगा, तो मैं ऑल्टो से नहीं जाऊँगा। फिर मेरी इच्छा होगी कि इससे थोड़ा अपग्रेड करूँ, मैं स्विफ्ट डिज़ायर ले लूँ, सियाज ले लूँ, या कोई और 10-15 लाख के ले लूँ। ब्रांड नेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनसे मैंने बात की, बाकी के नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। आप किया कि सेल्टोस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए वो गाड़ियों का मूवमेंट बड़ी की तरफ मूव हो गया, क्योंकि 200 किलोमीटर आप नहीं जाना चाहते छोटी गाड़ी से। तो उससे वो फिर एग्री भी हुए कि हाँ, ये रीज़न है डेफिनेटली कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आया है, कंज्यूमर पैटर्न चेंज आया है। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की इसलिए बात करें। पंकज जी, लेकिन इतनी अच्छी बातों के बीच में कुछ तो होगा ना जो हमें डरा रहा होगा, अलर्ट रखना चाहिए। कुछ डर नहीं लगा। मैं कुछ 2-3 बता देता हूँ। अच्छा, किसमें से आपको लगता है क्या मॉनसून हमारे लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म का, मतलब थोड़ा नज़दीक के चश्मा लगा ले तब भी, मॉनसून, इलेक्शन, अमेरिका में कुछ मंदी उंदी हो जाए, या कमोडिटी प्राइसेस बहुत बुरी तरीके से गिर जाए और चाइना में दिक्कत हो जाए, इसमें से कुछ भी चीज़ ऐसी है जो इससे हमें डरना चाहिए? पंकज जी। देखो, हाँ नीरज जी, आई थिंक मॉनसून, आई थिंक मार्केट विल टेक इन स्ट्राइड। मॉनसून मेरे को नहीं लगता कि इतनी बड़ी दिक्कत होगी, और उसका एक कारण है जिस तरह के अभी तक के रुझान आ रहे हैं। आई थिंक एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि मॉनसून काफी डिसेंट, काफी अच्छी रहनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी होता, कुछ 2-4-5% कम भी रह जाती है, तो अब जो इरिगेशन फैसिलिटीज हमारी कंट्री में डेवलप हो गई हैं, आई थिंक दे केटर टू दैट 5 to 7-8% डेफिसिट। तो आई थिंक मॉनसून में ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर किसी वजह से छोटा मोटा कभी इशू भी होता है, तो दैट शुड बी यूटिलाइज्ड टू गेट इनटू गुड स्टॉक्स एंड बी कंस्ट्रक्टेड अबाउट द मार्केट रादर देन फियर दैट। उसके अलावा जो आपने चाइना की बात की, ठीक है, चाइना से कोई ऐसे हिडन चीज आ गए, या चाइना में मंदी की कुछ ऐसी खबरें आ गई जो वर्ल्ड मार्केट्स को थोड़ा बहुत रैटल कर सकती है। मेरे को लगता है उसका खतरा भी शायद इंडिया को नहीं है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया इज सॉर्ट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर चाइना में कहीं नेगेटिव न्यूज आती है, अपार्ट फ्रॉम द कमोडिटी प्राइसेस जो बहुत ना बढ़ जाएं, इट सीम्स टू बी गुड फॉर इंडिया। चाइना से अगर कुछ शिफ्ट हो रहा है तो इंडिया की तरफ हो रहा है। जैसे कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जो काफी पिछले 2-3 सालों से बात हो रही है, पोस्ट कोविड, पोस्ट इश्यूज ऑफ यूरोपियन यूएस विद चाइना की एक +1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक दैट कुड बी पॉजिटिव फॉर इंडिया रादर देन नेगेटिव। ग्लोबली जो मेरे को एक अनफोर्सीन, अगर मेरे को जो आपने 2-3 टिप्पणी की उसके बियॉन्ड देखना हो, तो आई थिंक जो यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, ठीक है, वो एक छोटी सी डे टू डे हॉट अफेयर ना रह के एक गोरिल्ला वॉरफेयर टाइप हो गई। अगर उसमें किसी भी वजह से एक फ्लेयर अप आता है, आई थिंक दैट कुड बी वन अनफोर्सीन सेक्टर। और उसके अलावा हमारे अभी जो जनरल इलेक्शंस हैं दूर हैं, मेरे को लगता है उससे पहले बल्कि मार्केट में एक रन अप आना चाहिए। गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स अनरोल करेगी, इंफ्रा में काफी पैसा जो अभी तक डालती आ रही है उससे और बढ़ाएगी। एंड आई थिंक जो एक जनरल, जो एक मास लेवल पे है, शायद लिक्विडिटी बढ़ेगी। सो जो अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस हैं, अगर हम अगले 6 महीने की बात करें, अगर 6 साल की ना बात करें, तो आई थिंक दैट
could be a positive for our market. So all in all मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ मार्केट में. जिस तरह के हमने क्वार्टरली अभी रिजल्ट्स देखे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं. एंड जिस तरह से एफआई की पार्टिसिपेशन हो रही है, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन हो रही है, जिस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप में एक हम रन देख रहे हैं, जिस तरह के उनके रिजल्ट्स आए हैं, सो आई थिंक ऑल ऑफ देम ऑगर्स वेल फॉर द मार्केट. जहां तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, और जैसे अभी आप मारुति की बात कर रहे थे, डेफिनेटली उसमें मैं एक टिप्पणी ये करना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से ये बड़ी गाड़ियां बिक रही है, आई थिंक एक एस्पिरेशनल वैल्यू, जो एक एस्पिरेशनल एस्पेक्ट है जनरल इंडियन का, वो बढ़ गया है. और वो एक क्योंकि इकोनॉमी में एक हम लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं, एक जो एक पर कैपिटा इनकम जो एक मिडिल क्लास की बढ़ रही है, एक राइजिंग जो मिडिल क्लास है, उस वजह से हम देख रहे हैं जितनी भी ये मिड लेवल एसयूवीज है उसके बियॉन्ड है. मारुति की भी देखें 6 से 9 महीने तक की वेटिंग है, और जो छोटी गाड़ी आपकी एल्टो है या जो 800 होती थी उनमें आई थिंक अभी भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है. सो एक एस्पिरेशनल वैल्यू हमारी जो इकोनॉमी की, हमारे सिटीजन्स की, हमारी मिडिल क्लास की है, वो काफी बढ़ गई है. सो दीज आर चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस. ये एक चेंज है, वो एक दिन का चेंज नहीं है. दीज चेंज विल कंटिन्यू. और मेरे को लगता है कि मार्केट काफी कंस्ट्रक्टिव है. मार्केट शुड बी बॉट इन टू एनी मेजर डिप्स. और बहुत ज्यादा चिंताएं मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 3 से 6 महीने में विजुअलाइज हम कर पा रहे हैं. बट वन शुड ऑलवेज बी कॉशियस. बहुत ज्यादा रनवे मार्केट जब भी जाएगी, मार्केट में करेक्शन आएगी, दैट वुड बी मोर काइंड ऑफ अ टेक्निकल करेक्शन रादर देन फंडामेंटल करेक्शन. वो तो मैंने कहा हेल्दी करेक्शन. अच्छा अभिषेक, ये कमोडिटी प्राइसेस का नीचे आना अच्छा होता है बुरा? जैसे ब्लूमबर्ग का स्पॉट कमोडिटी इंडेक्स आप देखें तो 2021 लेवल पे ऐसे वो पहाड़ बना और ऐसे नीचे आ गया. तो उसमें गैस भी है, गेहूं भी है, जो भी आप देखें सारी कमोडिटीज नीचे आ गई. ये अच्छा है कि बुरा है? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस अगर नीचे आती है तो कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है, बिकॉज कंज्यूमर बेनिफिटेड होता है एक ओवर सप्लाई सिचुएशन को लेके, जहाँ पे फिर उसके पॉकेट से कम आउटफ्लो जाता है. बट अगर हम कंपनी से ये बात करें तो डेफिनेटली उनके लिए तो नेगेटिव है, क्योंकि मार्जिन्स में इम्पैक्ट आता है. उनके कॉस्ट तो ड्रामेटिकली कम होती नहीं है, बट प्राइसेस क्रैश होने की वजह से उनकी जो रियलाइजेशन है उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है. इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक हेल्दी करेक्शन इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अ स्टीप करेक्शन. एंड स्टीप करेक्शन का मतलब तब होता है जब आपके पास ओवर सप्लाई है और डिमांड कम हो गई. सो मुझे ये सिनेरियो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता हुआ. ऑफ कोर्स एक टेम्परेरी करेक्शन हमने देखा था, जहाँ पे एक बड़ी सी करेक्शन हमने एक टेम्परेरी देखी है, बट अभी अगर आप देखेंगे वापस एक रिबाउंड जैसा हमने कंसिस्टेंटली देखा है, जहाँ पे हो रही है, एंड वापस कमोडिटी प्राइसेस अब राइजिंग में आ रही है. और मार्केट्स के लिए वो ठीक रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट तो रख के करनी पड़ती है. कि इकोनॉमी आप कर रहे हैं ग्लोबली, तो हर जगह उसका एक इम्पैक्ट अलग है. इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब आप बात करते हैं, एक पॉइंट जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया, रोड के ऊपर तो हमने बात की, मगर पावर्स जो है वो भी हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके ऊपर बात करनी है. एनवायरमेंटल डे आ रहा है 5 जून को, और हमें डेफिनेटली उसे कंसिडर करना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है. एज ऑन डेट 80% जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से हो रही है, जो कि ऑफकोर्स एक पॉल्यूटिंग है. एट द सेम टाइम हमें वो इम्पोर्ट ऑफ कोल, जो ऑयल हम सब इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉर वॉट एवर कंजम्पशन. तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट करें थ्रू ग्रीन एनर्जी, तो उसको अगर गवर्नमेंट के 2030 के टारगेट को हम अगर लेके बात करें, जो कि बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट जनरेशन ग्रीन एनर्जी शुड बी देयर, जो मुझे लग रहा है कि मेड इन इंडिया का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक अचीवमेंट हो जाएगा, बिकॉज उससे जो इम्पैक्ट होना है वो बहुत बड़ा होना है. इट्सेल्फ एक्सपेंडिचर की बात करें तो अगर हम इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर को लें तो 250 से 300 बिलियन डॉलर की फ्रेश इन्वेस्टमेंट उस लाइन में जानी है. और ये रीजन है कि क्यों हम रिलायंस या अदानी को इतने एग्रेसिवली देख रहे हैं सेक्टर पे. बिकॉज इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती है. एक तो डेफिनेटली हमारे नेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि भाई हम इतने बड़े इंपोर्टर हैं, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो इम्पोर्ट जो है उसे थोड़ा हमें राहत मिले. ऑयल जो है ज़्यादा, अब इलेक्ट्रिक कार्स का ज़माना है, मैं खुद भी इलेक्ट्रिक कार चलाता हूँ, तो इलेक्ट्रिक कार की जो कंजम्पशन है मुझे लग रहा है वो बढ़ेगी. एंड उस तरह से ये रेवोल्यूशन चेंज जो आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि इंफ्रा का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ के थ्रस्ट के वजह से कि भाई आपने रोड सॉल्व कर दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व कर दी. अच्छा, पावर में बताऊँ आपको, अभी इस समय इस साल का हमारा जो कंजम्पशन है पिछले 3-4-5 महीनों का, ये हाईएस्ट एवर कंजम्पशन है पावर का. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और उसके लिए सरकार को ये कहना पड़ा कि आप लोग कोल इम्पोर्ट करके प्लांट चलाओ, लेकिन पावर कम नहीं होनी चाहिए. और हम लोग जून में आ गए और पावर कंजम्पशन हुआ. फतेह बेरोल का नाम सुना होगा, आईईए की ये हेड है. कल ही उन्होंने बताया कि कितने ट्रिलियन गीगावाट विंड और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो उसके काउंटर में बहुत सारी डिस्कशन ये चल रही थी कि ये लेस देन 10% फॉसिल फ्यूल है अभी भी, और चाइना इसमें बहुत लीड ले रहा है.
तो जो आपने नाम लिया ना, रिलायंस और अडानी जो है, अब इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं, नाम मत सुन के आप भड़क जाइए लेकिन दरअसल काम यही लोग कर रहे हैं सबसे बड़े, और ये ग्रोथ होनी है। इंडिया ने भी प्रेज ले रखा है कि 2060-70 तक हम अपने आप को ग्रीन करेंगे, तो करना ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पावर कंजम्पशन अभी भी हमारा यूएस के मुकाबले 1/10 है पर कैपिटा। हम बहुत कम बिजली यूज़ कर रहे हैं, जबकि हाईएस्ट लेवल पर हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। तो एक ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पावर का कंजम्पशन, रोड का कंजम्पशन और तमाम तरीके के जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये तो एकदम बहुत ही स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी टू गुड टू बिलीव हो जाता है फिर। तो नाम इतनी तारीफ कर दी हमने कि बिल्कुल मतलब माँ बाप ने सोच समझ के नाम रखा तो डर कम लगता है। मतलब सुनो, अभय जी ने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम अभय है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। नहीं, पर जो आपने ऐसे बताए जो टेक्निकल, वो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल प्रेशर, हाँ हेल्दी करेक्शन, टेक्निकल थोड़ा बहुत नीचे भी आना और मुझे लगता है अभी भी मार्केट ने जो गिरा था एक नो बॉल जैसी करी थी आईपीएल के टर्म में, तो इन्वेस्टर्स के पास एक फ्री हिट है जो वो देखें अगर स्मॉल और मिड कैप स्पेस में, तो मुझे लगता है अब जो आउट परफॉर्मेंस आएगी वो उस स्मॉल और मिड कैप से आएगी। जैसे अभिषेक ने कहा कि अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आएगा, अर्निंग्स देखेंगे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, तो वो सारे स्टॉक री रेट होंगे। तो मुझे लगता है अगले 1-2 साल में आप जो भी वरीज हैं उनको एक साइड पे रख के अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो स्मॉल और मिड कैप्स में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बिकॉज बहुत अच्छे फाउंडर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात बताओ आपको, आपदा में अवसर वाली बात है। हाँ बिल्कुल, दुनिया में आपदा और हमारे लिए अवसर है। कच्चा तेल $75 का जो एक बेंचमार्क दुनिया ने सेट कर रखा है उसके नीचे ट्रेड करता है आजकल। हमारे लिए तो बिल्कुल वरदान है, विंडफॉल टैक्स हटा देते हैं हम, 275 नीचे आता है। अब वो किस कारण से आ रहा है कि भाई चाइना से डिमांड नहीं आ रही या रूस और सऊदी अरब आपस में लड़ मरे जा रहे हैं, जो करें हमें क्या करना, लेकिन हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अगर ये इससे नीचे रहता है तो ये अगेन ये हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रूड हमेशा 75 के नीचे बना रहे। तो ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन मान लीजिए डिमांड की वजह से क्रूड गिरता जा रहा है तो हम कब तक इंसुलेट रखेंगे अपने आप? तो आप डीजल की और पेट्रोल की डिमांड इंडिया में देख लीजिए, 10% का ग्रोथ है, 9-10% का कल ही नंबर आया है। Yes. तो क्या डिमांड में, तो डिमांड तो इंडिया जैसी कंट्री में, अगर इंडिया जैसे देश में इतनी है तो मतलब सप्लाई जो है उसमें कोई कमी नहीं। सप्लाई जो ओपेक जो भी कह रहा है कर नहीं रहा है, दूसरी तरफ और भी कंट्रीज के रिजर्व्स हैं जो आ रहे हैं मार्केट में। और मुझे लगता है इसका ही वजह है नीरज जी कि आप देखें जापानीज मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है, 30,000 के इंडेक्स पे आ गया निक्केई, ऑल टाइम हाई पे। चीन छोड़ के लोग जापान जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा यूएस में आप देख लीजिए सारे जो फैंग स्टॉक्स हैं जो पिटे हुए थे सब 52 वीक हाई पे हैं। एप्पल, मेटा, गूगल, टेस्ला, सब। अब स्टार का नाम नहीं ले रहे हैं। कौन सा? एनवीडिया हीरो वही है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, थैंक यू। तो $200 बिलियन 2 दिन में सारे स्टॉक्स पिटे हुए थे बुरी तरह से। आपने देखा था जब हम बात करते थे कि नैस्डैक तो मतलब डूब जाएगा, ये कंपनीज बंद हो जाएंगी, हाइप्ड अप है। पर अब इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि भाई अल्फाबेट, गूगल जैसा स्टॉक 18 टाइम के पी मल्टीपल पे मिल रहा है आपको, तो क्यों ना ले? मतलब एक लेवल पे कहीं तो वैल्यू बाइंग स्टार्ट होती है ना, वो वैल्यू बाइंग से जाके अब वो ग्रोथ बाइंग में शिफ्ट होगी। तो मार्केट का मोमेंटम और ये टेक्निकल लेवल जब ब्रेक होते हैं नीरज जी, जो भी मार्केट ऑल टाइम हाई जाता है, मोमेंटम ट्रेडर्स आ जाते हैं, फिर उसमें मोमेंटम प्लेयर्स आते हैं जो उसको फिर सडनली नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो ये हम उसके बहुत करीब हैं अभी। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। एनवीडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पे अपना टैटू बनवा रखा है एनवीडिया लोगों का, और मैंने अपने ट्वीट पे डाला था। और वो ये उनका 180 के मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है ना, 6 टाइम सेल्स पे। स्टिल वो कह रहे हैं कि यहाँ से दुगना रेवेन्यू करके दिखाऊंगा मैं अगले क्वार्टर में ही। एआई के जितने भी है वो एनवीडिया सबसे बड़ा सप्लायर है एआई के। अगर आप एआई रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं तो आपको एनवीडिया का हमारा शो मिस कर दिया। मैंने आपको बुलाया था, अब बताइए, मतलब एआई पर मैंने 1 घंटे का डिस्कशन किया। मालूम है पिछले फ्राइडे को कि एआई इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। ठीक बात। और देखो हमारी बात एनवीडिया ने साबित कर दी। और लोग आज ही की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे गोल्डमैन सैक्स इन सब ने अपने अंदर एक डिस्कशन शुरू किया है कि जो मैं नई जॉब क्रिएट कर रहा हूँ उसमें सिर्फ एआई एक्सपर्ट ही आएंगे। बाकी लोग थोड़ा सा हो सकता है डर है, इनसिक्योर फील कर रहे हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इंडिया के लिए, क्योंकि हम क्या है, हम कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना नीरज जी, हम फटाफट अडाप्ट कर लेते हैं और लीपफ्रॉग कर जाते हैं। हमारा लेगेसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने बहुत हार्डवेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है या बहुत बड़े सॉफ्टवेयर में। तो जो भी
टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ग्लोबल लेवल पे होती है, इंडिया के लिए तो हमेशा बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारी जो कंपनीज हैं वो एआई का पूरा फ़ायदा उठाएंगे Correct. और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करेंगे और प्राइस पॉइंट को नीचे ड्राइव करेंगे और ट्रेड वेलोसिटी बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगी। एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक से लौट के आके अगले सेगमेंट में मौके पे चौका मारना है। चौका कहाँ मारना है ये मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को आप सेव करके रख लीजिएगा। जितने डेटा मैं अपनी स्क्रीन पे चला रहा हूँ ना, हम इसका फिर से असेसमेंट करेंगे 6 महीने बाद, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज और ग्रोथ के डेटा है। ये कोई हाई फ्रिक्वेंसी डेटा मैंने यूज़ नहीं किया है कि जो 15 दिनों में बदल जाएगा। तो हम लोग ब्रेक के बाद मौके पर कहाँ चौका मारना है उस पर डिस्कस करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीकेंड स्पेशल में। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मौके पे चौका, क्योंकि बाजार के हमने डिस्कशन किए, उसके सारे अलग अलग पहलुओं पे बातचीत की, सारे नंबर्स हमने आपको दिखाए, सारे डेटा पॉइंट्स दिखाए। तो अब बड़ा लॉजिकल सवाल आता है ना, इतना ज्ञान तो दे दिया यार, करना क्या है ये तो बताओ ना। ज्ञान को लेके क्या करेंगे, है ना। ज्ञान लेके तो हम निफ्टी इंडेक्स खरीदेंगे, तो हम निफ्टी इंडेक्स के अलावा भी आगे कुछ बताना चाहते हैं। मैंने मौके पे चौका इसलिए रखा क्योंकि मार्केट में बहुत सारी डिस्कवर्ड स्टोरीज हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी डिस्कवर्ड है, इसमें ऐसा कोई नया ज्ञान मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसमें बहुत बड़े बदलाव देख रहा हूँ जिसका वेट मैं अपने मेहमानों से कराऊंगा। वो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ भी बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं जो यहाँ से भी आगे एक बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे हैं। उसमें से एक सेक्टर है कैपिटल गुड्स का और दूसरा सेक्टर है FMCG का। बहुत ब्रीफली बताता हूँ, स्क्रीन पे आपके ग्राफिक चलते रहेंगे, वो आप देखते रहिएगा कि इंडस्ट्री वैल्यूएशन क्या है और उन कंपनियों का वैल्यूएशन क्या है, सबके मैंने निकलवाए हैं। देखिए FMCG में मुझे ये लगता है कि इस वक्त सारे स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे जो लीडिंग स्टॉक्स हैं वो सब इंडस्ट्री के जो अपने वैल्यूएशन हैं, एवरेज वैल्यूएशन लगभग उसके करीब चले और एक साल में गजब की उसमें रैली बनी है। FMCG का इंडेक्स जो है लाइफ हाई पे चल रहा है और इन सारी कंपनियों में ये स्थिति तब है जबकि रूरल ग्रोथ थी ही नहीं। अब सबने ये कहना शुरू किया कि हाँ भाई अब थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर FMCG कंपनीज कैपेक्स कर रही हैं, ग्रीन फील्ड में काम कर रही हैं। नेस्ले से बड़ी कंपनी ने नया प्लांट लगाने का ऐलान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप जब ग्रीन फील्ड, जब अभी हम लोग बात करते हैं ना कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो ये कैपिटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, एक नई फैक्ट्री लग रही है। तो एक मुझे ये लगता है, जैसे USL का आप देख रहे होंगे, कमज़ोर रिजल्ट आपको दिखे, स्टिल स्टॉक वहाँ से ऊपर गया, क्योंकि शायद वही ना चश्मे वाली बात, वो चश्मा लगाइए जिससे आपको देखना है। दूसरा सेक्टर है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में जिस दिन GDP आया था उस दिन हमने इस पर चर्चा की, तो मेरे साथ थर्मेक्स के एक्स MD थे, मैंने उनसे यही बहस कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि आप लीडिंग कंपनी जो L&T है उसके पास 3 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है जो अगले 2 साल में उनको एग्जीक्यूट करनी है और इस 2 साल में उनको और बहुत सारे ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो जैसे हमने स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाई रहा हूँ कि कितने कैपेक्स अनाउंस किए गए हैं, कितने हो रहे हैं, वैसे ही सबके पास झड़ी लगी हुई है। आप सीमेंस को देखिए, ABB को देखिए, L&T को देखिए, हनीवेल से मैंने बात की, हनीवेल तो इतनी बड़ी ऑटोमेशन की कंपनी है, उनमें भी यही बात है। अब ये सारे स्टॉक्स के डेटा आपके सामने है। डिस्क्लोजर ये है कि कोई रिकमेंडेशन हमारे चैनल की तरफ से नहीं है, ना किसी गेस्ट की तरफ से है। ये सिर्फ आपको इसलिए कि आपको ये ट्रस्ट हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तो अब मेरे को लगता है ये 2 सेक्टर में स्ट्रक्चरल ग्रोथ एक बननी शुरू हो रही है। क्या इनमें मौके पे चौका मारना चाहिए? अभी पहले आप बताइए। बिल्कुल, आप मतलब ये तो बहुत ही लॉजिकल है जो आपने एनालिसिस नहीं, किया। कोई आप और भी सुझा सकते हैं, आप मैंने मिस कर दिया एक और चौका लगाने की जगह। हाँ, तो ये जो आपने बात करी नीरज जी, ये तो मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा। डिस्प्यूट होगा थोड़ा कि ये स्टॉक्स ऑलरेडी चल गए हैं तो वैल्यूएशन में अब कितना जूस पड़ा है, पर मुझे लगता है कोई लॉन्ग टर्म व्यू ले तो नियर टर्म वैल्यूएशंस को ओवरलुक करके डेफिनेटली ये सारी लीडिंग कंपनीज हैं और जैसे GDP ग्रोथ होगा उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा इनका, तो ये तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे जो हम देख रहे हैं एक छोटा सेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट्स का, जो US में, यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि ये सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, एक बहुत बड़ा पार्ट है GDP का, पर ये सारी कंपनीज का मार्केट कैप इतना कम है इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 साल से काफ़ी प्रेशर रहा है इनके ऊपर। US में इन्वेंट्री बिल्डअप हुई तो सेल्स का प्रेशर रहा, कॉटन प्राइसेस बढ़ गए उसका प्रेशर रहा, फिर उसके बाद फ्रेट रेट्स बहुत बढ़ गए थे। अब वो फ्रेट रेट्स लिटरली
20% रह गए हैं पीक के, तो उन सब का इनको फ़ायदा मिल रहा है अब। और बहुत लीन ऑपरेटर्स हैं, और अभी भी जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं अपने, जैसे जो टेरी टावल एक्सपोर्ट करते हैं, या जो अपैरल एक्सपोर्ट करते हैं, या बच्चों के अपैरल एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब मतलब 2000-3000 करोड़ की मार्केट कैप पे चल रहे हैं, मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल कैप्स हैं इस टाइम। तो हमें वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बॉटम ऑफ द साइकिल पे अच्छा वैल्यूएशन है, और जैसे जैसे वो फेवरेबल होगा उनका सिनेरियो, उनको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो एक वो सेक्टर हम देख रहे हैं। दूसरा माइक्रो फाइनेंस है, बहुत बहुत बड़ा सेक्टर। अगेन, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जीडीपी नहीं बढ़ेगा जब तक उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन, उन तक क्रेडिट नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जो अब 9-10% क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं, वो अभी भी लार्ज एसएमईज और लार्ज कॉर्पोरेट का है। पर जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, जो ओएनडीसी के थ्रू बेचना चाहते हैं, उनके पास क्रेडिट पहुंचाना वो माइक्रो फाइनेंस वाले करेंगे, या छोटे एनबीएफसीज करेंगे। तो वो एक स्पेस है जो हमें लगता है कि ग्रो करेगा, और वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो मेरा ये विचार है कि जो आपने बताया वो तो है ही बिल्कुल। दूसरे ये दो और सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को पूरी नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस इन सेक्टर में बहुत फेवरेबल हैं। अभी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज 1-1.5 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रही हैं, 30% का ग्रोथ दिखा रही हैं, एनपीएस कम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो अपैरल एक्सपोर्टर्स हैं 12 से 15 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, बैलेंस शीट आपके समर्थन में एक बात बोलूं जी, आपके फेवर की है। बहुत खुशी से, मैं क्यों ना बोलूँगा। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है, हाँ, तो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस का एयूएम इस समय FY23 क्लोजिंग में 1,30,000 करोड़ है। उन्होंने कहा ये FY24 में 30% बढ़ेगा, 30%। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। तो अब आप जो कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस में इतनी बड़ी गुंजाइश है, मैंने उनकी भी बहुत सारी कंपनियों से बात की, सबका ये मानना है कि अभी तो मतलब शुरू हुई है पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप देखते जाओ कितना होता है। डिजिटाइजेशन की वजह से आसान हो गया, क्योंकि पहले क्या है, लोन लेने के लिए आपको कैश देना पड़ता था। अब ये सारे लोन हो रहे हैं, उसमें से 70-80% कार्ड पे हो रहे हैं, तो वो एक वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं है उसको कि भाई कैश लो, कैश लेके जाओ, सिक्योरिटी रिस्क है, आप उसको डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग थोड़ी है, वो तो रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है। बिल्कुल, वो पोर्टफोलियो आप लेवल जिसको पैसा दे रहे हैं उसका खाली रिस्क आपको मैनेज करना है, वापस तो आ ही जाएगा जी, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो बेस्ट कंपनी आपको दिखे माइक्रो फाइनेंस में, सबकी कलेक्शन एफिशिएंसी 100% के ऊपर है। मतलब जो पुराने भी डिफॉल्ट्स हैं वो भी वो रिकवर कर रहे हैं। 105% की कलेक्शन एफिशिएंसी मींस 5% एक्स्ट्रा जो पुराना ड्यू था वो भी आ रहा है। इस समय क्रेडिट कल्चर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का बेस्ट है पिछले 7-8 साल से। आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ चौका मारेंगे आप? कैपिटल गुड्स में, एफएमसीजी में, या कुछ और आपको अच्छा लगता है कि एक तो मैं मिस कर गया, इधर भी लगाओ? नहीं नीरज जी, ऐसे तो देखिए, इंडिया के लिए अगर आप प्ले करना है तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ही सिर्फ पुलिस नहीं हो सकते, क्योंकि थीम तो स्ट्रक्चरल है। आपके सपोर्ट पे एक डेटा पॉइंट मैं करता हूँ, एफएमसीजी के रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। हम भी फंड चलाते हैं, हमारी सेंट्रल थीम युवा भारत की है, और हमने तो एक डिकेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एनालिसिस किया। अभी मोटा मोटा इंडिया के जो इकोनॉमी है $3.25 ट्रिलियन की है, मार्केट कैप करीबन $3 ट्रिलियन का है। अब होना ये है कि जब आप $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की जर्नी करते हो, तो आपकी जो इंक्रीमेंटल कंजम्पशन जो आनी है वो परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि उससे पहले आपका रोटी कपड़ा और मकान वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा होता है। करेक्ट। उसके बाद जो आप, अगर आपका यूथ है तो ये स्ट्रक्चरली यूथ अपने लाइफ टाइम के अंदर में एक अलग अलग तरीके से स्पेंड करता है। तो अब अगर $10 ट्रिलियन पे इसे नंबर को ले जाते हैं हम, अब ये 7 साल में होगा कि 10 साल में होगा, मगर लिखित है कि होगा, होना तो है, और हमारे लाइफ टाइम में ही होगा। बिल्कुल होगा। तो वहां से अगर आप वो नंबर को एक्सट्रापोलेट फर्दर करते हैं तो 10 ट्रिलियन पे आप इसे ले लीजिए, 40% उसको आप मार्क कर सकते हैं कंजम्पशन। तो $4 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं आने वाले 7 से 8 साल में। पूरी एफएमसीजी की सारी कंपनी को मिला के आप बताइए कि मार्केट कैप क्या है, इट विल बी लेस देन $1 ट्रिलियन। सो द मार्केट एक्सपांशन इज हैपनिंग ह्यूज। नाउ कंफर्ट लोगों को नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन देखिए सर, वैल्यूएशन आप देख रहे हैं 1 ईयर के पी पे, प्रॉब्लम वहाँ है। आप 1 साल के हिसाब से डेटा देखेंगे तो आपको महंगा ही लगना हर चीज। पर इंडिया का मार्केट 1 साल के लिए नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका व्यू 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप एक टूरिस्ट इन्वेस्टर है, आप रादर यहाँ पे मत रहिए तो बेहतर है। बट अगर आपने एक लंबा समझा है तो ये स्ट्रक्चरल चीज होनी है।
मार्केट बढ़ना है, ये जितनी कंपनियां हैं सारी मैच्योर्ड कंपनीज हैं, इनको ही एडवांटेज मिलना है बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेनिट्रेटेड, दे आर प्रोफेशनल, दे ऑलरेडी हैव द डीलरशिप एस्टैब्लिश्ड, द ब्रांड एस्टैब्लिश्ड, दैट इज गोइंग टू मेक अ बिगर प्ले। इसलिए ये इतनी महंगी कंपनियां हमें देखने को मिलती है। कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। अभी अभी आपने डेटा रन किया प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स को लेके जो कि हिस्टोरिकली हाई है। Yes. तो गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी खर्चा कर रही है, तो 100% उसका जो नेचुरल एडवांटेज है वो कैपिटल गुड सेक्टर को जाना है। हमने एनीवेज एनर्जी को भी कवर किया था उस सेक्टर को लेके। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरल बात करनी चाहिए हमें। दो सेक्टर को आप लेके एक्सट्रापुलेट करेंगे तो मल्टी साइड्स दिखेगा आपको कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले 7 साल में इंक्रीमेंटली देखने को मिल रही है। थोड़ा और करीब ले जाइए ना आप। करीब तो ये लेके जाना है कि आप इसे नहीं, अब ये सेक्टर छोड़िए, आप वहां ले चलिए जिधर, हाँ, जहाँ पे काम करना है, जहाँ पे काम करना, थोड़ा और नजदीक ले चलिए। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो नाम नहीं लूंगा। हाँ, नाम मत लीजिए आप। मुझे अभी भी फिलहाल फील होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट स्पेशलाइज जहाँ पे जिसकी भी विदाउट टेकिंग नेम्स जिसकी लीडरशिप पोजीशन है, लीडरशिप पोजीशन को आप रातों रात बदल नहीं सकते। तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर कोई कर रहा है तो उसके सामने जो वॉल्यूम आता है वो बड़ा आता है। तो दो ही प्ले है, या तो आप लीडर के साथ रहिए या इमर्जिंग के साथ रहिए। अब क्योंकि मैं स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता हूं और मेरे पास दोनों साइड होता है, तो मैं तो या तो आप नंबर 1 हो जाओ या रिप्लेस करने के लिए आप एक नए प्लेयर आ रहे हो, आप उसके साथ जुड़ जाओ, तभी आपको अल्फा मिल सकता है और कोई दूसरे तरीके से नए प्लेयर से जुड़ना है। वो अल्फा बताओ आप। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मैं अलग से शो करूंगा, तो बाकायदा डिस्क्लेमर देके वो शो करूंगा। अभी तो आप मेरे को वहां करीब तक ले जाओ कि कैपिटल गुड्स में थोड़ा इस मार्केट कैप वालों को टच करिए या कुछ और जो भी आपको मन करे। ये मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया की स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज अगर आप देखेंगे बहुत की क्वालिटी है। $1 बिलियन के आसपास आप देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आपको मिल जाती है उनके मार्केट कैप के आसपास। बिलियन से $2 बिलियन अगर आप 500 के होराइजन में मिलेगा ना वो। मुझे लगता है कि मार्केट कैप से देखना चाहिए। प्राइस पर शेयर एक बहुत ही गलत नॉर्म है जो लोग नहीं, 500 रुपया नहीं, जो कंपनीज हैं, जो साइज ऑफ द कंपनी की बात करें, 500 कंपनी के अंदर। हाँ, बिल्कुल रहेगा। देखिए कमाल की बात है कि जो सेबी की खुद की जो म्यूचुअल फंड की जो एक नॉर्म है 100 टॉप 100 कंपनी के बाद वो जब बात करते हैं तो 100 कंपनी अगर आप लेंगे ना तो वो करीब 24-25 हज़ार करोड़ के आसपास रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से जो है 500 कंपनी आपको नीचे जो है मिलेगी। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा मिस कर जाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं चाइना, इंडिया, यूएस, वो ये मार्केट कैप समझ नहीं रहे। अब यूएस के अंदर में अगर आप उठा के देखें तो जो उनके पास 500 कंपनियां हैं वो एक एक कंपनियां $1 बिलियन मतलब $10 बिलियन $50 बिलियन ऐसा है। हमारे यहाँ तो मतलब नीचे में अगर आप देखें तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हम कैसे एक्सट्रापुलेट करें, बिकॉज उस तरह की कंपनी है और उसने छोटा मार्केट कैप है। तो मुझे लग रहा है अभी भी जो है ना मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी भी बहुत ही अंडर सर्व्ड है। बहुत बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स खड़े हैं, एफआईज आती है, मगर अभी भी वो विनर्स को बेट ले रही है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अंदर में क्योंकि सबको विनर टेक्स ऑल वाला स्ट्रेटेजी लगता है तो इसलिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ज्यादा भाव मिल जाती है। HUL ले लीजिए, ITC ले लीजिए, मगर मार्केट नीचे में बहुत बड़ा है। और मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीचे में जो कंपनियां FMCG की या कंज्यूमर गुड्स की और भी कोई भी सेक्टर की बात कर रहे हैं वहां जो मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बनने वाली है अगले 10 साल में, वो कोई भी डेटा जो है वो आप रन कर लीजिए, आप रोक नहीं सकेंगे। यहाँ पे एक चीज जरूर चाहिए जो इन्वेस्टर्स टिपिकली हमें भी पूछते हैं कितने समय में, तो वो सिर्फ भगवान को मालूम है, किसी भी एक्सपर्ट को नहीं मालूम है। तो वो आप क्वेश्चन को हटाइए, पेशेंस चाहिए। जो चीज जैसे कही कि कुछ चीजें एकदम लिखित है जो होनी है तो उसका आउटकम भी बिल्कुल लिखित है। एक सिंपल मैट्रिक्स अगर हम फॉलो करें, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप, तो निफ्टी 3 गुना होनी है। आप 18,000 20,000 भूल जाइए भाई। पंकज जी 3 गुना होना है मार्केट, कहाँ लगाएंगे चौके आप आपके पसंद का सेक्टर, इलाका, आप किस तरफ 6 मारने की कोशिश करेंगे? देखो नीरज जी, बिल्कुल एट एंड ऑफ द डे जो भी व्यूअर्स आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आपका चैनल है, दे आर इंटरेस्टेड हाउ टू मेक मनी। एंड कहो ना कहो ज्यादातर का इंटरेस्ट है हाउ टू मेक मनी फास्ट। और ये एक सेबी का डाटा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डाटा है कि आप लीव अपार्ट 10-15% जो डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर होता है, ज्यादातर एवरेज इन्वेस्टर, इवन हम SIP को भी उसके अंदर जोड़ लें तो 3 से 4 साल में चर्निंग हो जाती है। आई थिंक 3 से 4 साल में काफी जो पुराना इन्वेस्टर है या SIP है, इवन SIP भी अपनी ब्रेक करके निकल जाता है, नया आ जाता है। सो एक अगर हम एक अच्छे इन्वेस्टर की साइकिल
उसको ब्रॉडन कर दे, 5 साल की भी माने। आई थिंक जो 10 से 15 साल वाला इन्वेस्टर जो बहुत कम है, और अब इस यंग यूथफुल काइंड ऑफ ईरा में, डायनेमिक सॉर्ट ऑफ मार्केट्स में उतने आगे का विजन शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं देख पाते। एंड दैट इज द रीजन पिछले दिनों हमने देखा ऑल दिस व्हाट हैपेंड इन बिटकॉइन, व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस, ये जो जितने भी आपके गैम्बलिंग एप्स वगैरह हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जैसे आपने कहा कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी, इनकी वैल्यूएशंस आज के दिन कम नहीं है, काफी एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस हो गई है। एंड अगेन कमिंग बैक टू माय के शेप रिकवरी काइंड ऑफ थ्योरी, अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप हाउसिंग में देखें, रियल एस्टेट में देखें, तो जब मास हाउसिंग वाली जो कंपनीज हैं दे हैव नॉट परफॉर्म वेल, और जो लग्जूरियस एक्स्ट्रा लग्जूरियस स्पेस में जो कंपनीज हैं दे हैव बीन डूइंग वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ जो स्टॉक के रिटर्न्स आए हैं। इस तरह से अगर आप जैसे आप सेक्टर की बात कर रहे थे, किन सेक्टर्स है, विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक, फार्मा में अगर आप देखें तो बहुत स्लगिशनेस रही है पोस्ट कोविड, बट सॉर्ट ऑफ सूडो टू फार्मा, एंसिलरी टू फार्मा। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर के अगर आप 5-6 दिग्गज काउंटर्स देखेंगे हमारी मार्केट में, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन लास्ट से 1 ईयर और लास्ट 7-8 मंथ्स। तो अपॉर्चुनिटीज आर टू बी ऑब्जर्व्ड, अपॉर्चुनिटीज आर टू बी लैज्ड अपॉन, और हम उसी जो पुराने, जैसा मैंने कहा कि लेट्स नॉट रिमेन इन दैट ओल्ड ईरा ऑफ ऑल दिस अडानी स्टॉक्स, अंबानी स्टॉक्स, बिरला स्टॉक्स, जैसा कि मेरे दूसरे कलीग्स भी कह रहे थे, शायद अच्छे मिड कैप में लार्जर अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आने वाला है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं है 3 से 5 ट्रिलियन, 5 से 10 ट्रिलियन, वो एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा। सो डेफिनेटली कैपिटल गुड और एफएमसीजी परफॉर्म करेंगे। इंफ्रा आपने नाम नहीं लिया, इंफ्रा इज वन सेक्टर जो मेरे को लगता है कि वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी नहीं है, और डेट वगैरह के बैलेंस शीट के इश्यूज हैं। So capital pool, FMCG definitely evergreen sectors हैं, but there are some sectors, some pockets, something like mid cap IT, which have done exceedingly well, और मेरे को लगता है कि वहां पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएंगे अगले 6 महीने से लेके 6 साल तक, जिस पीरियड में आपको रहना है, वो काफी अच्छे आने से। तो लेट्स ऑब्जर्व दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स, दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। तो वो कौन से सेक्टर होंगे अगर आपको इन दो से अलग भी कोई अच्छा लगता है तो? नहीं, आई थिंक नीरज जी ब्रॉडली सेक्टर्स इन्हीं के रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि सबसेट ऑफ दी सेक्टर, जैसे फार्मा है, फार्मा आज से 1 साल पहले तक या 2 साल पहले तक पीपल वर हुक टू ऑल दिस सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्लास, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। पंकज जी, फार्मा में एक कंफ्यूजन है मेरे दर्शकों को। फार्मा एक बहुत बड़ा और बड़ा वेरिड सेक्टर है। इसमें कुछ कंपनियां जो जेनरिक दवा बनाती हैं, कुछ कंपनियां जो सीडीएमओ काम करती हैं, कुछ कंपनियां सिर्फ प्लेटफॉर्म का काम करती हैं, फिर इसमें हॉस्पिटल भी है, फिर इसमें पैथोलॉजी वाले भी हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको थोड़ा सा नैरो करिए इसको। नहीं, अगर आप अगेन विदाउट नेमिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक, अगर एक और सेक्टर स्पेसिफिक होना हो, आई थिंक ऑटो एंसिलरी, ऑटोज तो डेफिनेटली देव डन वेल। जो हमारे दिग्गज काउंटर्स हैं, हम उनकी बात भी कर सकते हैं, महिंद्रा हुए, मारुति हुए, देव डन एक्सीडिंगली वेल। बट ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस मेरे को लगता है अभी भी मैच्योर हो रही है, और काफी बड़ी मैच्योरिटी पे जा सकती है। जिस तरह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों में, जिस तरह से प्रोडक्शन लेवल सारी कंपनीज बात कर रही है, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो मारुति हो, मारुति बात कर रही है कि हम एक और नया प्लांट लगाएंगे जिसमें 1 लाख व्हीकल्स पर मंथ बनाएंगे, दैट विल कैटर ओनली टू द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो इसके साथ जो एंसिलरी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास एंसिलरी कंपनीज हैं हमारे पास, उनकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहे हैं, उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं, एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस बढ़ रही है, आई थिंक दिस कुड बी वन सेक्टर जिसमें अगर हम अच्छे अपनी बैलेंस, अपने चॉइस अच्छी रखें स्टॉक्स में, तो दिस कुड बी वन सेक्टर विच कुड एक्सप्लोड एंड गिव यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स इन नेक्स्ट 2 to 5 years। आज एक और बात मारुति वाले से पूछी, वो कहता 20-22 लाख गाड़ी बेचते हैं साल में, तो उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट जो है 50% का है कम से कम। 2000 एक नया प्लांट लगा रहे हैं, 2030 तक उन्होंने बताया कि मैं 30 लाख गाड़ी तो मैं अपनी बेचना चाहता हूँ, और 10 लाख OEM वाली हमारी जो है, तो 40 लाख गाड़ियाँ उनको बेचना, मतलब 19 लाख की कम से कम कैपेसिटी चाहिए उनको। तो इसीलिए प्लांट भी लगा रहे हैं, और सोचिए 22 से बढ़ा के सीधे वो 40 तक ले जाना चाहते हैं। क्या गजब का कैपेक्स कर रहे हैं, और कितना बड़ा टारगेट लेके चले 7 साल में। तो जो पंकज जी कह रहे हैं ना, ये ऑटो एंसिलरी, अब उनको जो लोग सप्लाई करते होंगे या जिनसे वो सामान लेते होंगे, उसमें भी एक बड़ी गजब की ग्रोथ आने वाली है। तो लब्बो लुआब ये है पूरा इस शो का, कि ये शो मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हमारे सामने ऐसे थे जहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ मिल सकती है, और वो चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे FMCG हो, सब में वैसी ग्रोथ। मैं तो जनवरी से कह रहा था FMCG बहुत तेज़ी दिख रही मेरे को, मैंने हर शो में बात कही थी कि FMCG मुझे बहुत, उसका रीज़न ये सर मुझे लगता है कि
प्राइसिंग पावर उनके पास, महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, सस्ता हो, आपको मिलेगा उतने का ही, ग्राम कम कर देंगे हम, देंगे उतने का ही। आप 80 ग्राम बिस्किट लेके आओगे, जब आप इन्फ्लेशन नीचे हो जाएगा तो उसमें प्लस 20% एक्स्ट्रा कर दूंगा, लेकिन दाम मैं उतना नहीं लूँगा आपसे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना FMCG की कंजम्पशन वाली, और प्लस एस्पिरेशन वहाँ पे भी है। जो लोग पार्ले बिस्किट खा रहे थे, अनलिस्टेड इसलिए नाम ले रहा हूँ, अब उनको लगता है कि थोड़ा क्रीम वाला खाना चाहिए, तो फिर वो उधर जाते हैं, तो वो 20 वाला 50 रुपये मिलने लगता है। तो ये जो एस्पिरेशन है गाँव से शहरों की ओर, शहरों से मतलब पहले आप एकदम अनब्रांडेड अंडरगारमेंट पहनते थे, फिर आप जॉकी पहनने लगे, फिर उसके ऊपर आप कैल्विन क्लीन पहनेंगे। ये सब कंजम्पशन के उस पैटर्न को दिखाते हैं जहाँ पे आपको बड़ी ग्रोथ और बड़ी चीज़ें मिल रही हैं, और इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है अगर आप ध्यान से इन सब चीज़ों को देखें। तो चलिए, समय एकदम समाप्त हो गया है, 1-2 मिनट मेरे पास है। वीकेंड में क्या कर रहे हैं? इतना अच्छा मैंने माहौल बना दिया आप पार्टी वाला जी। तो मैं तो बल्कि आपके शो से इतना इंस्पायर हुआ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ कंजम्पशन करूँ, मतलब बाहर जाऊँ, रेस्टोरेंट वगैरह कहीं खाना खाऊँ, पिक्चर देखूँ। तो मूड तो अब बिल्कुल आपने ही बना दिया है ना मूड, आपके शो ने बना दिया। मतलब नहीं तो मैं सोचता कि जोश भर दिया कि मतलब मंडे को ही जाके कुछ कर देंगे, मेरी इससे पहले पार्टी कर लेते हैं। घर वाले बहुत खुश होंगे कि ये सुन के। क्या प्लान है? मतलब इस बार एक मैंने सीरीज चूज की है, स्कूल ऑफ लाइज, अभी आज से शुरू हो रही है, उसको मैं देखूंगा आज। आप क्या करेंगे वीकेंड में? मैं तो थोड़ा समय फैमिली के साथ ही बिताऊंगा नीरज जी, काफ़ी समय मिलता नहीं है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है। एंड हालांकि शो तो बड़ा पुराना है, बट मैं अभी कैचअप कर रहा हूँ सक्सेशन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग टेक है, तो होपफुली उसके कई एपिसोड्स मैं कवर करूँगा। नहीं देखना चाहिए। देखिए, पुराना नया कुछ नहीं होता है, सब फिक्शनल स्टोरीज होती हैं। कोई ऐसा थोड़ी न्यूज़ आइटम आज नहीं देखा तो पुराना हो गया। मैं तो बहुत पुराने मैंने अभी तक वो बहुत सारे गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा। मैंने अभी सोचा, मैं हिम्मत नहीं पड़ रही कब से शुरू करूँ। पंकज जी, वीकेंड का प्लान क्या है? वेरी वेरी क्विकली बताइए, कहाँ जा रहे हैं? मुरथल जा रहे हैं क्या पराठा खाने? नहीं, एक तो दिल्ली में पिछले दिनों वेदर काफी अच्छा रहा है, मच बेटर देन व्हाट इज देयर इन मुंबई। एंड आई बीइंग ऑलमोस्ट अ टीटलोर, तो एक अच्छा खाना खाएंगे फैमिली के साथ, अच्छी आइसक्रीम खाएंगे, एंड अच्छी सीरीज, जैसे मैं जुबली सीरीज से कैचअप कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी हिंदी की सीरीज है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी मूवीज नहीं आ रही हैं पिछले, अगर हम 2-3 हफ्ते में देखें तो सिनेमाज के लिए कोई बहुत अच्छी मूवीज नहीं आ रही हैं। सो उस पे शायद एक कट्टा है मेरी तरफ से, बट वील हैव गुड फूड, गुड डिनर, गुड आइसक्रीम्स, गुड फैमिली टाइम एंड कैचअप विद जुबली सीरीज, जो कि एक अच्छी सीरीज मेरे को लग रहा है। नहीं, वो सीरीज मैंने थोड़ी सी देखी थी, बहुत अच्छी सीरीज है, मजा आया। मैं अभी पूरा देख नहीं पाया, मैं बहुत बड़ा कंज्यूमर हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक ग्रीन सिटी ऑफ ड्रीम्स देखी, मुंबई पे जो बनी हुई है, बहुत बड़ी सी थी। लेकिन तो एंजॉय करिए वीकेंड में, मस्ती करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे ज़रूरी वो हेल्थ इज़ वेल्थ। और जो वेल्थ आप कमाने वाले हैं शो को देख के, उसका एंजॉय आप तभी करेंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप स्टूडियो आए सर, मज़ा आया। अगले हफ्ते फिर किसी एक टॉपिक पर हम लोग ऐसे ही चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।